ظننت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं फरहान अली आप सबको द केस इस्लामी को खुशामदीद कहता हूँ। सीरीज़ इस्लाम एंड एथिज़्म का एपिसोड 13 है, दैट इज़ द डिवाइन ऑथरशिप ऑफ कुरान, गॉड्स टेस्टिमनी। अच्छा, इससे पहले जो एपिसोड देख चुके हैं 12, उसमें हमने देखा खुदा जो है वो नेसेसरली एग्जिस्ट करता है। ही इज़ अ डिज़ाइनर एंड द मोरल लॉ गिवर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा एग्जिस्ट करता है, उसने इस यूनिवर्स को बनाया है, तो फिर हमसे वो क्या चाहता है, या फिर हम कैसे पता चले हमें कि वो क्या है, हु ही इज़, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो इसके लिए हम कुरान को जो है एज अ कैंडिडेट लेंगे फॉर बीइंग फ्रॉम द डिवाइन। तो देखें क्या खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए ऐसी कोई बुक वो क्राइटेरिया पूरा करती है जो कि बुक ऑफ गॉड के लिए होना चाहिए। सो वी विल सी द रैशनल बेसिस फॉर द गॉड्स वर्ड। सो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो मोस्टली बिलीव्स होते हैं, नॉलेज होती हैं, वो हम दूसरे के कहने पर हमारी होती हैं, यानी उसको हम टेस्टिमनी बोलते हैं। तो काफ़ी फैक्ट्स होते हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते, जैसे कि अमेज़ॉन के अंदर नेटिव ट्राइब्स रहते हैं, वी नो दिस। फोटोसिंथेसिस होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें कैसे पता है हमें? बिकॉज समवन हैज़ टोल्ड अस, किसी अथॉरिटी ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी टीचर ने, किसी और अथॉरिटी ने हमें बताया है। इसको बोलते हैं टेस्टिमनी है, दूसरे के जो है नॉलेज पर रिलाई करना। इसके लिए एग्जाम्पल लीजिए अपने मदर की। आपके मदर ने आपको बताया, आप मिसाल मैं आपसे पूछूं कि व्हाट प्रूफ डू यू हैव कि आप अपनी मदर से जो है वो पैदा हुए हैं। आप कहेंगे कि मेरी मदर ने मुझे बताया, मेरे फादर ने मुझे बताया, वो सब मौजूद थे, मेरे पास जो है वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं किसी की टेस्टिमनी पर बेस करती हैं, राइट। आप खुद उसको एम्पिरिकली कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते हैं, या कोई कहे कि अगर ज़्यादा उसको शौक है तो कहे मैं डीएनए जो है वो टेस्ट करा दूंगा। लेकिन फैक्ट ये है कि हम में से मोस्ट ऑफ अस वी हैव नॉट डन द डीएनए टेस्ट। और इसके लिए ये जो चीज़ है कि आपकी मदर जो कहेगी वो है, ये भी आप एक कन्विक्शन इसको अप्लाई करने के लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपकी मदर पर। सो ओवरऑल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट। और कोई कहे कि मैं जो है वीडियो फुटेज मेरे पास है, तो मतलब आपको फिर भी किसी पर जो है वो एतमाद करना पड़ेगा कि जो बच्चा है ये आप ही हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि टेस्टिमनी जो है वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है हमारी, और ये जो है एक बहुत ही फंडामेंटल रोल प्ले करती है हमारी नॉलेज के अंदर, वो साइंटिफिक नॉलेज हो या कोई और नॉलेज हो। सो मोस्ट ऑफ आवर बिलीव्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस टेस्टिमनी। अच्छा, ये टेस्टिमनी का मामला क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ देखें, हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो बेस होते हैं रीजनिंग पर। और रीजनिंग कैसे होती है? एक सेट ऑफ डेटा हमारे पास होता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, जिनके बेस पर, उन हाइपोथेसिस या सेट ऑफ डेटा के बेस पर हम कोई इन्फ्रेंस, कोई एक्सप्लेनेशन। या दूसरी एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने बच्चे को देखते हैं, आप मदर हैं, और आप देखते हैं कि उसके जो है वो क्लॉथ्स पर या उसके मुंह पर जो है वो बिस्किट्स हैं, क्रम्स हैं उसके। आप क्या अज्यूम करते हैं कि उसने पैकेट खोला होगा और उसने उसको खाया होगा। हालांकि नेसेसरली ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना, इनडिस्प्यूटेबल ये कंक्लूजन्स नहीं है, लेकिन बिकॉज बेस्ट इन्फ्रेंस यही है उस सिनेरियो का। अच्छा, अब मैंने ये क्यों चीज़ें बताई हैं? बिकॉज मैं जो एग्जाम्पल्स प्रिंसिपल सेट करूँगा कुरान को एज अ गॉड्स बुक के लिए, उसमें ये दोनों प्रिंसिपल यूज़ होंगे, टेस्टिमनी का और इन्फ्रेंस टू दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन का। तो ये जो केस है, हम कहते हैं खुदा, ये जो कुरान है ये एक इनिमिटेबल जो है वो किताब है खुदा की, जो कि मतलब यूनिक है, और किसी और कोई और इसको जो है वो कॉपी या प्रोड्यूस ऐसी नहीं कर सकता। तो और ये कि खुदा जो है बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देता है। सो ये जो है इसमें दोनों हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो अब मेरा क्या मुराद है इस चीज़ से कि कुरान कैसे इनिमिटेबल है, वो ये है कि कोई भी है आज तक कुरान को प्रोड्यूस नहीं कर पाया या फिर उसको जो एमुलेट नहीं कर पाया। हालांकि कुरान ने जो लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी जो चैलेंज दिया है, आज तक 14वीं सेंचुरी के अंदर कोई भी इसको उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा है। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं यूनिक, उसकी लिटरेरी जॉनरा है, उसके अंदर जो है वो उसका लिंग्विस्टिक एक मास्टरी है, सारी चीज़ें हैं, एलोकेंस है, ये बाद में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक तमहीद के तौर पर बताना चाहूँगा, कुरान जो है किताब है ऐसी जो कि अरब के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी 14 सेंचुरीज अगो। तो इसमें जो है एक ये इरा था जिसमें लिंग्विस्टिक या फिर जो लिटरल हम कहेंगे मास्टरी थी, एलोकेंस थी, वो पीक पर थी।
जो अरब थे 7th सेंचुरी के जो अरब्स थे वो सोशलाइज थे, दे वर पीपल जो कि बात शुरू करते थे पोइट्री से, ख़त्म ये पोइट्री भी करते थे। उनके सारे अफेयर्स, उनकी साइंसेस, उनकी विजडम सारी की सारी जो है पोइट्री के बेसिस पर होती थी। और जो ये जो अरब्स होते थे, ये जब भी इनमें कोई शायर पैदा होता था तो ये खुशियाँ मनाते थे। इससे दो मरलों पर जो है ज़्यादा खुश होते थे। एक जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था बॉय, और दूसरा जब कोई शायर जो है वो उठता था तो सेलिब्रेशन होती थी, औरतें जो है वो गाना बजाती थी, ये सारे जो है मामले होते थे। इनके बावजूद जो है जब कुरान ने चैलेंज दिया कि तुम जो है ऐसी कोई किताब लेके आओ कुरान के मद्दे मुकाबिल, या फिर एक ही चैप्टर लेके आओ, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो क्या रीज़न है कि वो फेल हुए? अब कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, कुछ लोग थे उस वक्त, उन्होंने एक्सेप्ट किया कुरान को फ्रॉम बुक ऑफ गॉड, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने बाइकॉट और मर्डर और टॉर्चर इन सारों चीज़ों की तरफ वो गए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ये सारी चीज़ें। अब 14वीं सेंचुरी से जो टूल्स हैं वो मौजूद हैं, अवेलेबल हैं सबके लिए कि वो जो है कुरान जैसी कोई किताब बना सके, लेकिन फिर भी जो है वो चीज़ आज तक यानी कि वैसी प्रोड्यूस ना हो सकी है। तो अब सवाल ये है कि जैसे हम नॉन अरब से, हमें अरबी नहीं आती, तो हम कैसे जो है अप्रिशिएट करें कुरान की इस इनिमिटेबिलिटी को। सो यहाँ पर जो है रोल आता है टेस्टमनी का। तो अब ये जो मैंने असर्शंस आपको बताई हैं ये बेस करती हैं एस्टेब्लिश विजन और जो ओरल ट्रांसमिशन है, टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज है, उसके बेस पर पास्ट और प्रेजेंट स्कॉलर सारों की। तो अगर ये सही है तो वो लोग जो कि उस वक्त बेस्ट प्लेस थे कुरान को चैलेंज करने के लिए, जिनका जो है वो ऑक्सीजन और लाइफ ब्लड ही पूरा जो है वो पोइट्री था, तो जब वो ये मामला न कर पाए कि वो कुरान जैसे कोई किताब की जैसी कोई किताब या वर्ड जो है वो लेके आएँ, सो इट प्रोवाइड्स अस विद अ बैकग्राउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो है क्या है, टेस्टिमनी का रोल ख़त्म हो जाता है, वो इन्फ्रेंस बिगिनस। हम फिर जो है इस सारे मामले को समझने के लिए जो है वो जो पॉसिबल इसकी जो रैशनल जो एक एक्सप्लेनेशन उसको लेते हैं। अब वो क्या है कि या फिर वो एक अरब ने ऑथर की थी कुरान, दूसरा या फिर कोई नॉन अरब था जिसने इसको ऑथर किया था, या तीसरा प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको खुद लिखा था, या फिर चौथा खुदा ने इसको लिखा था। ये चार हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम इसको एक एक देखेंगे इसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कुरान के लिए। सो अब जो इसके अंदर मेन अजम्पशंस मैं इस्तेमाल करूँगा एपिसोड के अंदर वो टेस्टिमनी के बेस पर है कि टेस्टिमनी क्या है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। दूसरा इन्फ्रेंस जो है वो सूटेबल और रैशनल मेथड है कंक्लूजन्स फॉर्म करने की रियलिटी के बारे में। सो अब जो एपिसोड की चीज़ें होंगी उसके अंदर ये दो चीज़ें जो इस्तेमाल होगी कि हम हाईलाइट करेंगे कुरान जो है कैसे इनिमिटेबल है और इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड। तो इसमें जो है वी विल अल्टीमेटली कंक्लूड कि जो ये एक्सप्लेनेशन है कि इट वाज रिटन और ऑथर्ड बाय अरब, नॉन अरब और प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो सारी क्या हैं, वो कोई भी बेस नहीं रखती हैं। सो अल्टीमेटली वी विल कंक्लूड कि दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। तो अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टेस्टिमनी से मेरी मुराद क्या है। वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द टेस्टिमनी। देखें इसकी जो थोड़ी बहुत ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हमने 12 एपिसोड में देखी थी कि एक इंडिस्पेंसेबल, एक फंडामेंटल हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज है। और अब सवाल इसमें कुछ पैदा होते हैं कि कब और कहाँ जो है, कैसे जो है टेस्टिमनी एविडेंस यील्ड करती है, या फिर जो है क्या टेस्टिमनी फंडामेंटल है, या फिर क्या टेस्टिमनी दूसरे सोर्सेज ऑफ नॉलेज पर डिपेंड करती है नहीं करती है। तो इसको समराइज़ करने के लिए एक आपको मैं एक सबसे पहले बात बताता चलूँ कि टेस्टिमनी क्यों फंडामेंटल है। इज़ टेस्टिमनी फंडामेंटल, सबसे पहले तो ये कि क्या टेस्टिमनी वाकई में फंडामेंटल है, बुनियादी है हमारी नॉलेज के लिए। तो बेसिकली ये बात हमजा लिखते हैं कि जब उन्होंने लॉरेंस क्रॉस से डिबेट की तो उनसे पूछा कि आप क्या एवोल्यूशन पर बेस करते हैं, मतलब वो जो है ना उनकी बेसिकली जो एम्पिरिकल प्रीसपोजिशन है उसको एक्सपोज करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा मैं बिलीव करता हूँ। हमजा ने पूछा कि आपने सारे एक्सपेरिमेंट खुद किए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव। सो उससे ये बात पता चली कि जो भी यानी कि चीज़ें होती हैं, एक सीरियस इशू को जो अनकवर करता है वो क्या है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे एम्पेरिकल नहीं होते हैं, वो सिर्फ दूसरों के ऑन द से ऑफ अदर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दूसरों के जो कहने पर होते हैं वो गलत होंगे या वो उस वैसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ टेस्टिमनी फंडामेंटल है। ये ज़रूरी है कि हम दूसरों की किसी की अथॉरिटी पर जो है वो बिलीव करें, क्योंकि वो जो है ज़रूरी हैं। अच्छा, अब इसके लिए तमहीद के तौर पर मैं बता चाहूँ कि जो टेस्टिमनी है ये एक वक्त था इन दैट स्टडी के अंदर बिल्कुल इग्नोर किया जाता था, बिल्कुल साइलेंस था। उसके बाद एक शख्स था जिसका नाम था, ये पहले भी इसका बंदे का तारुफ हो चुका है एपिसोड 12 के अंदर, C.A.J. कॉडी। उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने लिखा टेस्टिमनी
फिलोसॉफिकल डिस्कशन, उन्होंने जो है वैलिडिटी ऑफ टेस्टिमनी पर आर्ग्यू किया। बिकॉज उन्होंने क्या किया, डेविड ह्यूम की जो रिडक्शनिस्ट थीसिस थी उसको अटैक किया। डेविड ह्यूम ये कहता था कि जो टेस्टिमनी है वो बेस करती है दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज पर, जैसे कि ऑब्जर्वेशंस हो गई, परसेप्शन हो गया या एक्सपीरियंस हो गया, इन चीज़ों पर। कॉडी ने जो है वो एंटी रिडक्शनिस्ट थीसिस दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, टेस्टिमनी खुद जो है टेस्टिमनी होने की वजह से जो है वो वैलिड है, और अगर हम उसको किसी और सोर्स ऑफ नॉलेज में रखें तो बहुत लिमिटेड हो जाता है वो, और इससे जो है वो कभी भी उस नॉलेज को जस्टिफाई जो है नहीं कर सकेंगे। तो ये जो उन्होंने ये जो है ह्यूम पर अटैक किया। ह्यूम ने बेसिकली वो एक यानी कि मेन प्रोपोनेंट इस रिडक्शनिस्ट जो है वो थीसिस का, उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम है ऑन मिरेकल्स। उसकी वजह से जो है ये सारा मामला शुरू हुआ। तो हालांकि ह्यूम जो है वो टेस्टिमनी को रिजेक्ट नहीं करता है। ह्यूम लिखता है खुद, वो कहता है कि वी मे ऑब्जर्व दैट देयर इज नो स्पीशीज ऑफ रीजनिंग मोर कॉमन, मोर यूजफुल एंड इवन नेसेसरी टू ह्यूमन लाइफ देन दैट विच इज ड्राइव फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ मैन। तो ये वो मानता है इस चीज़ को, लेकिन वो कहता है कि जो टेस्टिमनी है उसकी जो वैलिडिटी है वो इस चीज़ पर, हमारा जो ट्रस्ट है टेस्टिमनी पर, वो बेस करता है उस टेस्टिमोनी नॉलेज और हमारी जो एक्सपीरियंस है उन दोनों के, हम कहेंगे कन्फर्मिटी की बेस पर। मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन भी होनी चाहिए। मतलब वो कहता है कि एक किस्म का कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो तभी जो है वो टेस्टिमनी वैलिड है। कॉडी इस चीज़ को जो है डिसमेंटल करता है ह्यूम की। वो कहता है कि अगर जो यानी कि जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है वो उसके पूरे एक विशेष साइकिल को जो एक्सपोज करता है। तो ह्यूम ये क्लेम करता है कि टेस्टिमनी सब तब जस्टिफाई होगी अगर वो नॉलेज जो कि वो कोई बंदा क्लेम कर रहा है वो यानी कि एग्री करती है ऑब्जर्व फैक्ट से। और ऑब्जर्व फैक्ट से ह्यूम का मुराद ये नहीं है कि किसी की पर्सनल ऑब्जर्वेशन, बल्कि उसकी मुराद कलेक्टिव एक्सपीरियंस की है। ठीक है, तो ये जो है वो कहता है कि जो कॉडी है वो कहता है कि हम हर बार जो है वो पर्सनल जो जनरलाइजेशंस हैं उसके बेस पर कोई टेस्टिमनी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उसके लिए बहुत हमारे पास कम नॉलेज रह जाएगी और प्रोग्रेस बहुत कम होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो रिडक्शनिस्ट थीसिस है ये फ्लॉड है, बिकॉज ये जो क्लेम है ये कहता है कि ये जो टेस्टिमनी है दूसरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके बेस पर जस्टिफाई हो। तो बेसिकली जो फंडामेंटल नेचर है टेस्टिमनी को उसको ये रिजेक्ट करता है। सो की रीज़न ये है कि ये जानने के लिए कि कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आपको बेसिकली रिलाई करना पड़ेगा किसी टेस्टिमनी पर। सही है, अब हम देखेंगे बेसिकली क्यों जो है टेस्टिमनी वैलिड है या फिर उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो कॉडी का जो ह्यूम का ये जो मामला ये तो रिजेक्ट हो गया, और कॉडी जो है अपनी एंटीथेसिस जो एंटी रिडक्शनिस्ट थीसिस है उसके साथ सामने आता है। अच्छा, अब देखते हैं कि रिलाइंग ऑन द एक्सपर्ट्स। तो जो मॉडर्न साइंटिफिक प्रोग्रेस हमारे पास जिसके हम प्राउड करते हैं वो कभी भी टेस्टिमनी के बगैर जो है वो यानी कि किसी अथॉरिटी पर रिलाई करने के बगैर अपनी जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसको प्रोग्रेस तक नहीं ले सकती। मिसाल के तौर पर आप एवोल्यूशन दीजिए। अब डॉकिंस जो है, अगर रिचर्ड डॉकिंस अगर वो सारे के सारे उसको कहा जाए कि तुम एक्सपेरिमेंट्स करो, ऑब्जर्वेशन करो खुद एवोल्यूशन को मानने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा उसका बिलीफ होगा एवोल्यूशन में जितना भी है। बहरहाल वो कभी भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसको वो कुछ कर भी दे ऑब्जर्वेशंस, फिर भी उसको रिलाई करना पड़ेगा दूसरे साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशंस पर। तो इससे क्या बात जो है साबित हुई कि जो टेस्टिमनी है ये फंडामेंटल नॉलेज है। अब इससे एक सवाल पैदा होता है कि क्या टेस्टिमोनियल जो नॉलेज है किसी और की वो मतलब किसी एक्सपर्ट की बेस पर हो सकती है। तो यही बात है कि हम सारे एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हमें जो है अल्टीमेटली किसी पर रिलाई करना पड़ेगा, किसी की जो है वो टेस्टिमनी पर भरोसा करना पड़ेगा। यही बात है जो कि जो प्रोफेसर फ़िलासफ़ी की एलिजाबेथ फ्रिकर उन्होंने कही थी कि जो अगर हम चाहें ना कि सारी की सारी नॉलेज हमें जो है हासिल हो या फिर जो है हम हर चीज़ का जो है इल्म रखें, तो बेसिकली आपको चूँकि आपके अंदर एक फ़िज़िकल लिमिटेशन है, आप अपनी कॉग्निटिव और जो फिज़िकल नेचर से वाकिफ़ हैं, तो आपको जो है अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा। तो वो अपने जो है शुरू की मैं आपको लाइन्स बताता हूँ, उन्होंने क्या लिखा था। शी सेड के बट देयर आर सम ओकेजन्स on which it is rational differentially to accept another's testimony and irrational to refuse to do so, is entailed by her background knowledge of her own cognitive and physical nature and limitations, together with her appreciation of how people are both like and unlike herself. So इससे बात साबित हुई कि टेस्टिमनी जो है वो फंडामेंटल है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्ट जो है वो इंटर करता है डिस्कशन में। देखें जो टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन है उसके लिए ट्रस्ट बहुत लाजमी है। तो ये एक्सेप्ट करना, किसी के वर्ड को, किसी अथॉरिटी का एक्सेप्ट करना
वो बेसिकली वहाँ पर ट्रस्ट होता है। अब उसमें ना ये कि हम जो है वो उस बंदे पे ट्रस्ट करें जो कि किसी अथॉरिटी पे ट्रस्ट करें, बल्कि हम खुद अपनी असेसमेंट जो है उस पर भी ट्रस्टवर्दी हों जो कि हम उस बंदे के बारे में कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसमें जो है डिस्कशन जो नेचर ऑफ वैलिडिटी ऑफ टेस्टमनी है, काफ़ी ये रिडक्शनिस्ट थे, फिर एंटी रिडक्शनिस्ट अकाउंट की तरफ गई है। तो प्रोफेसर जो फ़िलासफ़ी हैं जिनका नाम जो है वो कीथ लैलर हैं, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वैलिडिटी है टेस्टमनी को दोनों में नहीं है। वो बेसिकली आर्ग्यू करते हैं कि टेस्टमनी खुद जो है वो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की तरफ लेके जाती है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, ना ही के सारे सर्कमस्टेंसेस में। और ये है कि वो जो टेस्टमनी है वो इटसेल्फ सोर्स ऑफ एविडेंस है, अगर और जब इन्फॉर्मेंट जो है वो ट्रस्टवर्दी अपनी जो टेस्टमनी में, ठीक है। अब उसके लिए उस बंदे को यानी कि वो नहीं कि बिल्कुल इनफेलिबल हो टू बी ट्रस्टवर्दी, बल्कि जो बंदा टेस्टिफाई कर रहा है किसी ट्रूथ को, वो जो कह रहा है, वो जो बिलीव कर रहा है, उसके बारे में वो क्या है, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो लहरर जो एडमिट करता है कि जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो खुद सफिशिएंट नहीं है किसी भी मामले को, किसी भी नॉलेज को जो है एविडेंस में तब्दील करने के लिए, ठीक है। सो ये जो असेसमेंट है किसी भी टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन की, इसमें बैकग्राउंड नॉलेज भी हो सकती है, दूसरे बंदों की टेस्टिमोनीज भी हो सकती हैं, ठीक है ना, पर्सनल और कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। सो लहरर जो है जो क्लेम करता है कि किसी भी ट्रस्टवर्दी को जो है वो मतलब हमारे लिए एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हम अपनी ही असेसमेंट जो है वो जस्टिफाइड हों और ट्रस्टवर्दी हों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी तरफ रेफर करना पड़ेगा, क्या हम एक्यूरेट थे या मिस्टेकन थे। और अगर हम ये देखते हैं कि किसी बंदे की टेस्टमनी ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिन बंदों ने उसके बारे में जो है वो टेस्टिफाई किया है वो जो है वो एक यानी कि उनकी जो टेस्टमनी है वो रिलायबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, सही है। तो बेसिकली इन अ समरी इन अ नटशेल इट सेज कि टेस्टमनी बेसिकली डिपेंड करते हैं ट्रस्ट पर, और ट्रस्ट कब मजबूत होगा, जब हम अपनी असेसमेंट में एक तो वो बंदा ट्रस्टवर्दी हो, दूसरा हम अपनी असेसमेंट में जो है वो क्या हो, ट्रस्टवर्दी हों। तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने लहरा ने बताई वो ये है कि राइट टू डेफर, ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए राइट टू डेफर होना चाहिए। राइट टू डेफर इट बेसिकली सिग्निफाइज, इट रेफर्स के जब आप उस स्पीकर जो कि टेस्टिफाई कर रहा है ट्रूथ को, आप चैलेंजेस देते हैं उसको बैक एट द स्पीकर। अब इसमें दोनों को, स्पीकर ऑडियंस दोनों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। स्पीकर को ये कि उसको एस्पाउस करना है, उस टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन को बताना है, ठीक है, टेस्टिफाई करना है, और स्पीकर जो ऑडियंस है उसको एक्सेप्ट करना है कि उनके पास जो है ये राइट है कि वो चैलेंजेस जो है वो फेंकें, डेफर करें टू दी जो कि वो टेस्टिफाई कर रहा है। अब अगर वो क्वेश्चन है मिसाल के तौर पर उस जो जस्टिफिकेशन दे रहा है किसी चीज़ के बारे में, अगर उनके जवाब सही देता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। सो ट्रस्टवर्दीनेस इस तरीके से हम जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में ट्रस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस मामले में कैसे होगा, देखिए कोई प्रोफेसर है लिंग्विस्टिक का, वो एडमिट करता है कुरान जो है वो इनिमिटेबल है, सही है, और वो एलाबोरेट करता है उसकी एलोक्वेंस पर। अब इस मामले में जानरा पर या फिर उसकी जो है लिटरेरी यूनिक जो फॉर्म है उस पर, तो ऑडियंस रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और वो चैलेंज करे प्रोफेसर को, उसको क्वेश्चंस दे। मिसाल तौर पर क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आप ज़्यादा यू शुड गिव अस मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द कुरान, ठीक है, या फिर वो ये कि जो है वो दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कहती हैं कुरान के बारे में, या फिर जो वो लोग जो कि आपके जो यानी कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसके अगेंस्ट जाते हैं, आपकी जस्टिफिकेशन क्या है, या फिर जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप अपने इस यानी कि इस क्लेम को किस तरह जस्टिफाई करेंगे। अगर जवाब इसके सारे मिल जाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। यू अंडरस्टैंडिंग, ये कोई हमारे खुद की बनाई हुई बातें नहीं है, ये एक एकेडमिक एस्टेब्लिश जो है वो कोर डिस्कशन है। अब यहाँ पर एक मामूली बात करते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी पर। आई विटनेस टेस्टिमनी देखें, अभी जो डिस्कशन है ये रेफर करती है टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन ऑफ द नॉलेज पर, ना कि आई विटनेस टेस्टिमनी पर। बेसिकली ये होता है कि किसी भी क्राइम, किसी भी इवेंट की जो रिकलेक्शन होती है उसको कहते हैं आई विटनेस टेस्टिमनी। तो अभी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है हमारा वो बेसिकली आई विटनेस के हिसाब से तो बहुत वास्ट है, तो इन दोनों के बीच में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। आई विटनेस में ये होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से सफरिंग इट सफ़र्स फ्रॉम दैट, या फिर जो कोई चीज़ याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर एक साइकोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट भी हो सकता है। टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन होती है ना, उसको इन प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता, बिकॉज उनके अंदर आइडियाज़ होते हैं, जो एक्विजिशन नॉलेज होती है बेसिकली वो रिपीटेशन होती है, ठीक है, तवातर इसको इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर कहते हैं। उसके अंदर इंटरनाइजेशन होती है, उसके अंदर स्टडी होती है, उसके अंदर जो नॉलेज है वो लॉन्गर ड्यूरेशन में
इसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन। तो ये पॉइंट जो है हमें लेके जाता है एक डेविड ह्यूम की एक ट्रीटीज है ऑन मिरेकल्स। तो उन्होंने इसमें कहा कि जो मिरेकल है वो तभी पॉसिबल होंगे अगर जो प्रोबेबिलिटी है उस मिरेकल के मिस्टेकन होने की, आई विटनेसेस के मिस्टेकन होने की, वो ज़्यादा हो उस मिरेकल के होने से। यानी कि ही बेसिकली सेज इन अदर वर्ड्स कि अगर हमें आई विटनेस टेस्टिमनी मिल जाती है मिरेकल के बारे में तो मिरेकल भी जो है वो जस्टिफाई हो सकते हैं। बेसिकली उसने इन अल्फाज में बात की है कि अगर मिसाल के तौर पर मिरेकल्स हैं, ठीक है, कोई जनवरी 1600 के अंदर 8 दिन तक जो है वो सूरज ना निकला और अंधेरा रहा। अब वो कहता है कि अगर सारे के सारे लोग सारे के सारे जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना, और जो है वो विटनेस करते हैं इस मामले में सारे बायोग्राफर सारे हिस्टोरियंस, तो फिर हमें जो है वो मानने में इस पर कोई मुज़ायका नहीं है। ही सेज इट, ठीक है। और इसमें जो है एक बात जहन में रखनी है कि जो आई विटनेसेस हैं जब वो एक मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाएं, ज़्यादा एक आई विटनेस रिपोर्ट नहीं बल्कि ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामिक स्टडीज़ में जो ट्रेडिशन है उसमें इसको तवातर बोलते हैं, ठीक है। और ये अगर लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज मिलते हैं आई विटनेसेस के जिन्होंने आपस में कभी वो मिले भी ना हो, तो फिर जो टेस्टिमनी है वो जस्टिफाई हो जाती है, ठीक है। और यही मामला है जो कि कुरान और हदीस के हवाले से जो इस्तेमाल किया जाता है। सो फिर अगर ये हो जाए कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज मिल रहे हैं कभी मिले भी ना हो, तो फिर उसको रिजेक्ट करना एब्सर्ड होगा, ठीक है। और इस चीज़ की जो पावर है उसको ह्यूम भी जैसे हमने कहा कि वो जो है वो मानता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे एपिसोड जो इसका जो फोकस है वो बेसिकली टेस्टिमोनियल ट्रांसमिशन पर है, ना कि आई विटनेस रिपोर्ट्स पर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कॉन्सेप्चुअल जो है डिफरेंसेस हैं। तो टू कंक्लूड दिस पार्ट, टेस्टिमनी नेसेसरी सोर्स है अपनी नॉलेज की, और उसके बगैर जो है जो भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हमने की है कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो हमारी एस्टेब्लिश ट्रूथ्स हैं नॉलेज के हवाले से वो सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, स्केप्टिक हो जाएंगे अगर हम जो है टेस्टिमनी को जुटला दें। तो टेस्टिमनी को नॉलेज में जाने के लिए क्या है, हमें अपने असेसमेंट में जो है वो ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा किसी भी शख्स के ट्रस्टवर्दी होने के बारे में। और दूसरा ये है कि हमें जो है राइट होना चाहिए चैलेंजेस देने के लिए जो कि बंदा टेस्टिफाई कर रहा है, और इसे हमें इंश्योर भी करना चाहिए कि कुछ ट्रूथ भी कनेक्टेड हो उस क्लेम से बैकग्राउंड नॉलेज के हवाले से या फिर कुछ टेस्टिमनीज़ के दूसरे टेस्टिमनीज़ के बेसिस पर, राइट। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको जो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ टेस्टिमनी है ये क्लियरफाई कर दिया। अब हम देखते हैं इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है। देखें जो इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन है ये एक वैल्यूबल सोर्स है थिंकिंग का। देखें जब भी हमारे पास सेट ऑफ डेटा होता है या फिर बैक इन्फॉर्मेशन होती है, मुख्तलिफ कॉम्पिटिंग अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग हम उसको लेते हैं जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा हो, डेटा भी ज़्यादा हो और उसमें सिंप्लिसिटी भी हो, और उसमें सिंप्लिसिटी और कॉम्प्रिहेंसिवनेस के बीच में एक बैलेंस भी हो। सिंप्लिसिटी मुराद ये है कि मतलब उस कॉम्प्रिहेंसिवनेस होने की दलील ये है कि वो जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर एक एक्सप्लेनेटरी पावर हो, स्कोप हो, ठीक है। और ये है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव तब कहलाएगी इफ़ इट इज़ लाइकली टू बी ट्रू, राइट। तो ये जो बात है ये इस बेस पर देखें, एक डॉक्टर होता है जब पेशेंट बताता है कि मुझे जो है वो कफ है, मुझे हेडेक है, मुझे जो है वो मेरी आंखों से पानी आता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं इन सारों की बेस पर जो बेस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है वो इन्फर करता है अपने दिमाग के अंदर, और वो कहता है कि इसको जो है वो कॉमन कोल्ड है, और उस बेसिस पर वो, क्योंकि ऐसा कोई मामला तो नहीं है कि हम हर चीज़ को 100% कहते हैं, तो उस बेस पर जो है डॉक्टर क्या करता है अपनी बैकग्राउंड नॉलेज पर या फिर जो उसने एजुकेशन ली है मेडिकल एजुकेशन उसके बेस पर वो इन्फर करता है कि इसका मामला ऐसा है। तो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी और हिस्ट्री जिसका नाम है पीटर लैप्टन, वो उसको समराइज़ करते हैं कि इन्फ्रेंस जो हमारा है ये एक इंडिस्पेंसिबल प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ नॉलेज है। वो कहते हैं कि डॉक्टर इन्फर करता है कि पेशेंट को मीजल्स हैं क्योंकि वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है उस एविडेंस की जो के सामने मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर इन्फर करता है कि जो मोशन है नेपच्यून की, बिकॉज उसके सामने जो है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद है जो है ऑब्जर्व्ड एक जो पर्टर्बेशन होती है नेपच्यून की, यूरेनस की। तो वो कहता है कि इन्फ्रेंस टू दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो हमारे इन्फ्लुएंशियल प्रैक्टिसेस हैं वो गवर्न होते हैं बाय द एक्सप्लेनेटरी जो है वो कंसिडरेशंस। तो हम क्या करते हैं जो कॉम्पिटिंग जो एक्सप्लेनेशन होती हैं उसके बेस पर हम कोई जनरेट करते हैं कंक्लूजन, ठीक है, उस डेटा के हवाले से। तो जब भी कोई मुख्तलिफ कॉम्पिटिंग एक्सप्लेनेशन होगी, अगर उनमें से डेटा इस एक के हमायत में आता है तो जो बाकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। और इसके साथ जो है वो फर्दर कहते हैं लैप्टन के एन इन्फ्रेंस में बी डिफीटेड व्हेन समवन सजेस्ट अ बेटर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन इवन दो द एविडेंस डज नॉट चेंज। मतलब एविडेंस वही हो,
एविडेंस वही हो लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन अगर डिफरेंट हो जाती है तो हम उसको लेंगे जो कि ज़्यादा जो है वो करीने क्यास है। जैसे एवोल्यूशन है, ठीक है ना। अब एवोल्यूशन एक यानी कि जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है उसमें तो इख्तिलाफ नहीं है किसी को, लेकिन उसमें मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन हैं। डार्विनियन एवोल्यूशन है, इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, ठीक है, लामार्किन एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन हैं। अब ये सारी जो है वो अगर अब ये देखा जाएगा सबसे ज़्यादा वो है यानी कि कौन किस में जो है प्रॉब्लम्स हैं और कौन सा ज़्यादा लाइकली टू बी ट्रू है। और वो लाइकली टू बी ट्रू हो भी जाता है फिर भी हमारी जो ऑब्जर्वेशन जो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन उसके बेस पर होगा। इट कैन चेंज इन द फ्यूचर हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ये जो है उस इन्फ्रेंस के लिए जो कॉम्प्रहेंसिवनेस है उसकी चांसेस ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात जो एकेडमिक फ़िलोसोफर जो गिलबर्ट एच हार्मन है वो एक्सप्लेन करते हैं कि वन मस्ट बी एबल टू रिजेक्ट all such alternative hypothesis before one is warranted in making the inference। तो वह कहते हैं कि जो है वो अगर कोई बेटर एक्सप्लेनेशन आती है एविडेंस के बुनियाद पर तो हम जो है उसको लेंगे। तो इन लाइट ऑफ दिस इन लाइट ऑफ द अबव एक्सप्लेनेशन द बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो एक फंडामेंटल फॉर्म हमारे रीजनिंग की है। तो ये हमें सर्टेनिटी की तरफ लेके जाता है और जो डेटा हमारे पास डिस्पोजल अवेलेबल डेटा है उसके बुनियाद पर जो है हम एक्सप्लेनेशन जो है वो यानी कि सबसे पहले तो जो प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन वो लेंगे सारी और फिर देखेंगे उसमें ज़्यादा कंपेटिंग और बेस्ट कौन सा है। तो उसकी पॉसिबिलिटी पर जो है हम अब कुरान का डिवाइन होना ये इसी टाइप ऑफ सर्टेनिटी पर बेस करता है क्योंकि कोई भी दूसरी रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है कुरान की ऑथरशिप ऑफ यानी कि फ्रॉम द डिवाइन के अलावा, ठीक है। और ये जो डेटा है सारी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो सारी इस बेसिस पर हैं। फॉर एग्जांपल कभी भी जो है क्योंकि हमारे पास डेटा है वो फाइनाइट है। अब न्यू क्लासिकल जो लेटर है अरबिक वो नहीं आएगा, ना ही कोई जो हिस्ट्री पहले से हो चुका है वो कभी भी रीन्यू नहीं होगी ना, ठीक है ना, हो चुका, ठीक है ना। कुरान आ चुका, कुरान ने चैलेंज दे दिया, ठीक है ना। और वो जो अरब्स थे वो इस चीज़ को जो है वो कभी मतलब सक्सेस न कर पाए, चैलेंज को कबूल न कर पाए, ये हिस्टोरिकल एविडेंस है ना।